जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं प्रबल आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि कल है 1 फरवरी और बजट कल पेश किया जाना है। तो उस बजट में क्या स्पेशल है, क्या खास है, उन सभी चीजों को आज हम समझने की जरूरत है। उस सभी चीजों को बताने की भी जरूरत है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो आज सबसे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि बजट से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है। यानी आज मैं आपको बजट की एबीसीडी डिस्कस करने वाला हूं कि बजट में कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है और ये आपके पेपर के साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा और आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी खूब ध्यान से सुनना, कमेंट नहीं करना है, केवल सेशन को शेयर और लाइक करना है और खूब अच्छे से अपने कॉपी में नोट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होगा कि ये बजट क्या होता है। ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। तो बजट क्या करता है कि साल भर में सरकार, क्योंकि सरकार के द्वारा बजट, ठीक उसी तरीके से आप अपने घर के बजट को देख लीजिए। घर के बजट में क्या देखते हैं कि कहां से हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम उसको खर्च कितना करेंगे, उसी चीजों को आधार बना के आप अपनी सारी चीजों को तय करते हैं। उसी तरीके से सरकार भी साल भर में इस बात को बताती कि कहां से कमाएगी और किसके ऊपर खर्च करेगी। इन सारी चीजों का ब्यौरा किसमें दिया जाता है? आपके बजट में दिया जाता है। आपने बोला कि जी इन पूरी बातों को समझ गए। अब बजट की शब्दावली से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बजट के टोटल आपके कितने प्रकार होते हैं। तो बजट आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपने बोला कि कौन कौन सा प्रकार होता है, थोड़ा इसको आप बता दीजिए। हमने बोला कि जी जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, एक एक करके देखिए। सबसे पहले होता है आपका बैलेंस बजट। सबसे पहले होता है बैलेंस बजट। इसमें क्या होता है कि सरकार की जो कमाई है, जो हमने कमाया और जो हमने खर्च किया, ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो इस प्रकार के बजट को क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। लेकिन जब आपकी कमाई खर्च से ज्यादा हो जाए, यानी आपने कमाया ज्यादा और खर्च कम किया, यानी जितना आपका खर्च था उससे ज्यादा आपने कमाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। लेकिन आपकी कमाई अगर खर्च से कम हो जाए, आपकी कमाई अगर खर्च से कम हो जाए, तो उस प्रकार के बजट को डेफिसिट बजट कहते हैं। उस प्रकार के बजट को डेफिसिट बजट कहते हैं। तो बजट के 3 प्रकार: बैलेंस बजट, इसमें सरकार की कमाई और खर्च बराबर होती है। सरप्लस बजट, कमाई खर्च से ज्यादा होती है। और तीसरा हो जाता है डेफिसिट बजट, जिसमें कमाई खर्च से क्या होती है भाई? कमाई आपके मेरे प्यारे साथियों खर्च से क्या होती है? कम होती है। अब चलिए, बजट के तीनों प्रकार को हमने देख लिया। अब बजट से संबंधित कौन कौन सी शब्दावलियां होती है उनको खूब प्यार से आप लोग समझिएगा। पहला हो जाता है राजस्व घाटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? सरकार ने कमाई का एक टारगेट सेट किया, सरकार ने कमाई का एक टारगेट सेट किया और उतनी कमाई नहीं हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने बोला कि हमको 100 करोड़ रुपया कमाना है और सरकार 30 करोड़ रुपया कमा पाई। इसका मतलब क्या है कि जो टारगेट आपने सेट किया उस टारगेट तक आप पहुंच नहीं पाए, यानी कहने का मतलब कि वो कौन सी स्थिति है? तो रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति है। कौन सी स्थिति है भाई? रेवेन्यू डेफिसिट की आपकी स्थिति है। अब आ जाता है एक और शब्दावली, कंसोलिडेटेड फंड, यानी समेकित निधि। ये समेकित निधि क्या होता है? बार बार आप लोग सुनते होंगे, समेकित निधि बार बार आप लोग सुनते होंगे, संचित निधि बार बार आप लोग सुनते होंगे। ये कंसोलिडेट फंड क्या होता है? तो सरकार जो कमाती है, और कहां कहां से कमाती है? उधार की राशि से कमाती है, जो उधार देती है। सरकारी कर्जों पे, जिसको भी सरकारी कर्ज दिया उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वहां से कमाती है। तो आमतौर पे सरकार के जितने भी आपके खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, इसी फंड से आपके किए जाते हैं। तो आज के बाद से आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं सब आपके कंसोलिडेटेड फंड से, यानी समेकित निधि से की जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सरकार ने जितना मन कर दिया उतना खर्च कर दिया, जब मन कर दिया खर्च कर दिया, नहीं। इसके लिए आपको संसदीय मंजूरी जरूरी है। आप संसद से मंजूरी लेके ही आप इससे पैसा निकाल सकते हो और आप खर्च कर सकते हो। तो यह है समेकित निधि। अब आ जाते हैं फाइनेंस बिल, जिसको आप लोग वित्त विधेयक के रूप में जानते हैं।
बजट पेश होने के बाद सरकार इसको यानी फाइनेंस बिल को, आपके बिल वित्त विधेयक को संसद में पेश करती है। सरकार की कमाई के तमाम स्रोतों का ब्यौरा इसमें होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि आज सरकार ने कहां से कमाई करी, आप जानना चाहते हैं, तो ये वित्त विधेयक जो सरकार आपकी पेश करती है, ये फाइनेंस बिल जो सरकार आपकी पेश करती है, उसमें सारे उन स्रोतों को बताया जाता है कि सरकार ने 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया सब आपके कहां से कमाया। अब आ जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। ये क्या होता है, इसको वित्त विधेयक के साथ आपकी सरकार क्या करती है, पेश करती है। इसको वित्त विधेयक के साथ पेश किया जाता है। सरकार अपने खर्चों की जानकारी सदन में आपके देती है, सदन में क्या करती है, बताती है, बोलती है कि भाई इस तरीके से हमने किया, ये खर्च किया। सरकार उस चीज को आपके बताती है, इस तरीके से आपको बताती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक। सरकार अपनी खर्चों की जानकारी सदन में आपकी क्या करती है, रखती है, सदन में आपकी रखती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस विधेयक के साथ, इस विनियोग विधेयक के साथ अपनी खर्चों की जानकारी सारी सरकार बताती है। अब क्या आ जाता है भाई, बजट एस्टिमेट यानी बजट अनुमान। आने वाले वित्तीय वर्ष में जिसके लिए बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आपके पेश किया जाता है। सरकार जो खर्च और कमाई का जो अनुमान बनाती है कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे और कमाई कितना करेंगे, ये जो एस्टिमेट लगाती है, उस प्रकार के जो प्रोसेस होता है उसको बजट एस्टिमेट या अनुमान आपके कहा जाता है। अब आ जाता है फिस्कल डेफिसिट। कौन सा आ जाता है भाई, फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें या राजकोषीय घाटा की बात करें, ये कब की परिस्थिति होती है, सरकार की जब कमाई कम हो जाए और खर्च ज्यादा हो जाए तो सरकार घाटे में आ जाती है, और इस प्रकार की परिस्थिति को फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार की कमाई कम और खर्च आपका ज्यादा हो जाए तो आप घाटे में हो जाएंगे। अगर 5 रुपया कमाओगे और 10 खर्च कर दोगे तो घाटे में हो जाओगे। इस प्रकार की स्थिति को फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन आपने बोला कि भाई मुनाफा भी तो होता होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल सरप्लस। इसमें क्या होता है कि आपने कमाया बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया आपने कमाया और 2 रुपया आपने खर्च किया, तो ये कौन सी स्थिति होगी, सरप्लस, यानी 8 रुपया आपके पास बच गया। 8 रुपया, तो यानी कमाई जब ज्यादा हो और खर्च बहुत कम हो तो सरकार किस में आ जाती है, इन प्रॉफिट में, सरकार किस में आ जाती है, फायदे में आ जाती है, और उस प्रकार की परिस्थिति को राजकोषीय मुनाफा कहते हैं। उसके बाद कौन सा हो जाता है, कंटीजेंसी फंड हो जाता है। कंटीजेंसी फंड का मतलब क्या होता है, आकस्मिक निधि। अब आकस्मिक निधि से नाम से क्लियर है कि सरकार आकस्मिक हालात में जब अचानक से जरूरत पड़ती है तो जिस फंड से पैसा निकालते हैं उसी फंड को आकस्मिक निधि कहते हैं, उसी को कंटीजेंसी फंड कहते हैं। संसद की मंजूरी इसके लिए जरूरी नहीं होती है, जितनी रकम निकाली जाती है उसे बाद में समेकित निधि से क्या कर दिया जाता है, लौटाना भी होता है। इसका मतलब क्या है कि जरूरत पड़ी, आपने आकस्मिक निधि से कंटीजेंसी फंड से निकाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि निकालने का मतलब है कि आप उसको नहीं लौटाएंगे, आपको उसको लौटाना भी पड़ेगा, तो आपके समेकित निधि से आपको लौटाना पड़ेगा। अब आ जाता है पब्लिक अकाउंट। इस फंड में वो सारे के सारे पैसे आते हैं जो सरकार एक बैंकर के तौर पे मिलते हैं, और जितना भी पैसा अगर सरकार ने इससे खर्च किया तो वो इन्वेस्टर का पैसा होता है, और सरकार उस इन्वेस्टर के पैसे को लौटाती है, लौटाना होता है, इसीलिए सरकार इससे ज्यादा खर्च आपके नहीं करती है। अब आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर्मचारियों को सैलरी देना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें बिजली, पानी आदि का जो बिल होता है, सब्सिडी देने की बात करें, सैलरी देने की बात करें, राज्य सरकार को ग्रांट देने में होता है, तो ये पूरा का पूरा ये जो खर्च है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व खर्च बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो देश चलाने के लिए जरूरत होती है, और देश चलाने के लिए ये खर्च की जरूरत होती है, और सरकार इसको कहां पे खर्च करती है, तो इन सारे चीजों के ऊपर खर्च करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होता है ऐसा खर्च जिसको आपने एक बार कर दिया, जैसे मान लो कि एक बार आपने फोन खरीद लिया तो बार बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं, उसमें हमारी क्लास को देखते रहिए, कोई नहीं रुक सकता है। तो भविष्य में सरकार की क्या होती है भाई, कमाई होती है। इसका इस्तेमाल संपत्तियां या इक्विपमेंट खरीदने के लिए किया जाता है। एक बार खरीद लिया
वो बराबर आपका हो गया, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को क्या बोलाता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है। जैसे आपका 100% शेयर है, जब आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं चल रहा तो आपने 20% शेयर उसमें से हटा दिया और आपका काम चले, 20% हटाया तो फंड आपको मिल गया और आपका काम चलने लगा। तो सरकार भी इस तरीके से करते हैं और इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो सभी लोग समझते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है उसी में से आपने क्या कर दिया, हटा दिया, उसी में से आपने किसी और को दे दिया। तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है, सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर क्या करती है, कमाई करती है। तो इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप सभी लोग अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। आज लगातार मैं आपकी 4 से 5, 5 से 6 क्लास लूंगा और बजट कल आपके जारी होने वाला है, यह पेश किया जाना, उससे पहले मैं सभी बातों के ऊपर एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, जिन्होंने भी प्रैपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।